तो नहीं, ये क्रिटिकल है फॉर एवरी वन ऑफ यू। आप देखोगे तो अगर मान लो कि हम यूपीएससी की बात करें, तो उसमें भी जनरल अवेयरनेस के पेपर में इकोनॉमिक्स, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू नो इज even the social problems has an economics involved it, or something which involves government services जैसे health, education, it also has economics in it। तो economics यहाँ भी तुमसे पूछेगा। आप एमबीए के इंटरव्यू में जाओ, ठीक है, चलो टेस्ट तक, कैट के पेपर तक दे माइट नॉट आस्क इकोनॉमिक्स, बट इंटरव्यू में जाओ तो इट्स नॉट इकोनॉमिक्स एज एन सब्जेक्ट, इकोनॉमी एज एन अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स से सब अलग अलग वर्ड है। इकोनॉमी की जरूरत आपको पड़ेगी। यू डू यू नो योर कंट्रीज इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी, वेयर अ बिजनेस फंक्शंस। आप पॉलिसी पढ़ोगे, उसमें भी दो कंपोनेंट है, एक तो इकोनॉमी है ही, जो नेशन की इकोनॉमी है, फिर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फिर आपको इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फिर आपको पॉलिसी की इकोनॉमिक्स की बात है। तो ये सारी कई सारी रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल कंपोनेंट होगा ये पूरा सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ टू अंडरस्टैंड, यानी हाउ टू रीड। तो अब क्या होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा कि मान लो कि एवरीबॉडी स्टार्ट्स कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, या हाउ व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। वो सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट की लर्निंग के लिए, वो आपको ऐसे भी कॉलेज में जाओगे तो इट विल स्टार्ट एज एन सब्जेक्ट। अभी फिलहाल जो आपकी प्रायोरिटी है वो ये है कि आप इकोनॉमिक्स को कैसे समझें, और इकोनॉमिक्स बेसिकली कंट्री के इकोनॉमिक्स को कैसे समझें, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही ये बात आती है कि कैसे समझें, तो कई सारे टर्म्स दिमाग में आने लगते हैं, जीडीपी, जीएनपी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, है ना, जीडीपी ग्रोथ। अब इस तरह से क्या होता है कि वी गेट कंफ्यूज्ड, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, रेगुलेशन, कई सारी चीजें आने लगती। तो सबसे पहले आपको ना एक स्केलेटन बनाने की जरूरत है, ठीक है, स्केलेटन बनाने की जरूरत है टू क्रिएट वेसल फॉर अपकमिंग नॉलेज। तो जब आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, जनरल नॉलेज की क्लास में, दैट क्लास विल टॉक अबाउट फैक्ट्स, दैट क्लास विल टॉक अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स, चेंजेस, और न्यू पॉलिसी बिल्स, उस पर बात करें। अभी की जो क्लास है, आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट हाउ डू वी सी इकोनॉमी एज एन ओवरऑल, हमारी इंसाइट क्या है, एंड every time when you know some data, you will know where to put that data in that skeleton। तो इसको हम रेडी करने के लिए ये हमने क्लास लिया है। प्रॉब्ली इट माइट गो इनटू, और माइट इट मतलब प्रॉब्ली विल फिनिश दिस इन 2 क्लास, बट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना आज कवर होता है। तो सबसे पहली चीज जो है कि जैसे आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि एक नेशन है, और विल टॉक इन टर्म्स ऑफ, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिया, है ना। We are a sovereign country where we take all our decision for national security से लेकर national economy या our growth और development से related जितने भी decisions लेते हैं, we take it by ourselves, there is no external influence on it, और कोई hegemony भी नहीं है हमारे ऊपर as such। और कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट्स पे हो सकता है, वी नेवर नो कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई डिसीजन लेती है कि नहीं लेती, विच इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कोर्सन या दबाव में। बट एज फार एज एवरीबडी नोज, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सोवरेन, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, जिसमें जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी बोलते हैं, दैट वाज नॉट फुल्ली आवर डिसीजन, इट वाज समवॉट फोर्स्ड आल्सो, थोड़ा सा फोर्स था। we took the advantage also of that particular thing that was forced on us to help ourselves। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे लिबरलाइजेशन को हमने अपने फेवर में किया, एंड पाकिस्तान और मैक्सिको जैसी इकोनॉमी कुड नॉट डू इट।
है ना। तुम देखोगे कि पाकिस्तान हमसे 1 साल पहले या प्रॉब्ली मतलब 2-3 साल पहले भी लिबरलाइज हो चुका था, बट पाकिस्तान इकोनॉमी कुड नॉट ब्लूम। मैक्सिमो बहुत पहले, मैक्सिको बहुत पहले लिबरलाइज हो गया था, बट इट कुड नॉट ब्लूम, बट वी डिड। सो व्हाई इट हैपेंड वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट अभी हम पहले अपने एक स्केलेटन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले जब नेशन की इकोनॉमी की बात होती है तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, कि हमारा अप्रोच क्या है। सो आर वी कम्युनिस्ट, और इज आवर इकोनॉमी इज कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म बेस्ड, सोशलिस्ट, और मिक्स, सॉरी कैपिटलिस्ट। और इंडिया के केस में एक्चुअली ये वर्ड ज्यादा सूट करता है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी विच हैज दिस मिक्स्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो मिक्स्ड ऑल्सो, तो हर कंट्री का अलग अलग अप्रोच होता है। तो हम सबसे पहले अप्रोच को पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल डेफिनेशन विल बी टॉकिंग हियर, बट आप लोगों को इसी टर्म में आपको पढ़ना है। दिस इज लाइक आई एम गिविंग अ होमवर्क फॉर नेक्स्ट लेट्स से 2 वीक्स, कि हमें इस पे सब पे काम करना है। एवरी वर्ड दैट आई एम राइटिंग यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ आल्सो। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी का कोर फिलोसफी क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कोर फिलोसफी ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी? आप लोगों में से किसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में? किसी ने पढ़ा है पहले? हाँ, नहीं पढ़ा? फिर नहीं बोल रहे हो तुम लोग, बताओ। सर कम्युनिस्ट वैसे पॉलिटिकल उसके हिसाब से तो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए लोगों में, और हाँ, वो तो रिसोर्स वगैरह भी पॉलिटिकल। इक्वल। हाँ, हम्म। रिसोर्सेज का मतलब जैसे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंश्योर करता है अच्छा, स्टेट। हम्म। मतलब कम्युनिस्ट जो है वो रिसोर्स इकोनॉमिक के सेंस में ये होता है कि जो कंपनीज है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि देयर विल बी जस्ट फ्यू पीपल हु विल बी टेकिंग ऑल द प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड बाकी सब जो तुम बोल रहे हो वो उनका सोशल अप्रोच हो। तो कम्युनिस्ट ऐसी बात करता है, ठीक है, कि एवरीबॉडी शुड बी गेटिंग एक्सेस टू द गवर्नमेंट फैसिलिटीज। और जैसे क्या बोलता है कि जो फैक्ट्रीज बनेंगी उसमें सारे लेबर्स कुड बी काइंड ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी ऑल्सो। सोशलिस्ट क्या होता है? ठीक है, ये मैंने एक बेसिक बताया, यू हैव टू रीड इट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस। लोग चाइना को कम्युनिस्ट बोले या क्यूबा को बोले, both country was मतलब has been identified as a communist economy, but the difference between Chinese economy and Cuban economy is too much. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कम्युनिज्म के नाम पे या कम्युनिज्म के जो वेरिएशन डेवलप हुए, हाउ इट एक्चुअली अफेक्टेड द कंट्रीज ग्रोथ। तो इस पे हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, बट इतना अभी समझो कि ऐसा सोच में रखते हैं ये लोग कि ऑल द पीपल आर इक्वल। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलता है बताओ? सर वही मतलब है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर, बट कम्युनिज्म थोड़ा वो स्टेट का भी निगेट कर देता है इवेंचुअली, और सोशलिज्म में स्टेट का रोल ज्यादा है। यस। तुम तो ये मेंटेन ही जब करो। जब हम इकोनॉमी के सेंस में बोलते हैं तो एक सिंपल इनका ये होता है कि स्टेट विल प्रोड्यूस एवरी प्रोडक्ट विच इज नीडेड बाय पॉपुलेशन, और स्टेट विल मेक श्योर कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे वो नहीं बिक रही हो। तो अब अभी तो आप लोग बहुत यंग हो, और आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे, है ना, तो दे विल से कि एक जमाना था जब सारी चीजें, साबुन, पेस्ट, all utility goods, even the consumer durables, everything was being made by government also. फिर गवर्नमेंट को जब ये रियलाइज होता था कि कुछ चीजों की प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा जरूरत है विच वी कैन नॉट प्रोड्यूस बाय आवरसेल्फ, तो वो लाइसेंस देते थे। एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज मेड इन दैट वे कि
कंपनी जो है वो अपने हिसाब से फंक्शन ना कर सके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इंटायरली कंट्रोल में वो फंक्शन कर सके। तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का नेचर था, ठीक है। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थी, सब जगह प्रॉब्लम्स थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमी के जो मोबिलिटी है, प्रोडक्शन या फिर सेल्स, उस पे प्राइवेट कंपनीज कैन होल्ड, ठीक है, एंड होल्ड द राइट्स। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का था। अब अलग अलग इनके तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स समझने चाहिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी है विच इंडियन गवर्नमेंट had to accept later on. It started as a more on socialist, but later moved towards capitalist, and finally we call it mixed, but we are more on capitalism side, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साइड में हम हैं, बट वी कॉल आवरसेल्फ स्टिल अ मिक्स इकोनॉमी। इसमें क्या है कि हम गवर्नमेंट को भी फंक्शन करने देते हैं, सो दैट कि लोगों को जस्टिस मिल सके, कम प्राइस पे चीजें मिल सके, और प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ करते हैं, एंड दे कैन compete, एंड नो लाइसेंसिंग ना, कोई मार्केट है तो आप, इफ यू आर कैपेबल, यू कैन कम एंड फंक्शन इन दैट मार्केट। तो एक तो ये अप्रोच हुआ कि कंट्री के, आप उसको समझो, वो नेचर को, इकोनॉमी के नेचर को समझो। फिर एक टर्म होता है, इसी चीज को थोड़ा सा अलग से भी देखते हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, इसमें क्या होता है बताओ। सर ओपन इकोनॉमी शायद वो होती है जिसमें वर्ल्ड ग्लोबली हम ट्रेड कर सकते हैं, और क्लोज इकोनॉमी जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह कंट्रीज हो गई जो किसी कंट्री से मतलब ट्रेड देखो, नहीं करते। ट्रेड तो जनरली सारी कंपनी करने देती है ना, बट ओपन इकोनॉमी इज कि बाहर की कंपनी आपके कंट्री में आके फंक्शन कर सके, सर कोई ठीक है। ट्रेड बैरियर नहीं होता। हाँ, ट्रेड बैरियर नहीं होता, हालांकि ट्रेड बैरियर थोड़ा बहुत सब जगह होता है, बट मेनली ओपन इकोनॉमी का मतलब ये समझो कि वी आर अलाउइंग एक्सटर्नल कंपनी टू फंक्शन इन आवर ज्योग्राफी। वहां पे आके आप, अब जैसे चाइना में तुम देखो कि बहुत सारे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है, एप्पल है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, बट स्टिल इट इज एन इकोनॉमी, नॉट अ वेरी ओपन इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी जो है मोर ऑफ ए क्लोज इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का तो काम लेते हैं, बट दे डोंट अलाउ देम टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, एंड नॉट एवरी टाइम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन है और पूरी तरह से क्लोज है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जैसे चाइनीज इकोनॉमी को हमें लगता है कि ये ओपन इकोनॉमी है, बट ऐसा नहीं है, वो पार्शली क्लोज भी है। नॉट एवरीथिंग यू कैन गो एंड प्रोड्यूस एंड सेल इन चाइनीज इकोनॉमी। रशियन इकोनॉमी बहुत हमेशा से, बहुत टाइम से वो क्लोज रही है, ठीक है। साउथ कोरिया वगैरह का एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी, और जब लिबरलाइजेशन हुआ तो वी वेर क्लोज इकोनॉमी, जब लिबरलाइजेशन हुई तो स्टार्टेड ओपनिंग आवर इकोनॉमी। हमने ऐसा नहीं बोला वी ओपनड आवर इकोनॉमी, दिस वाज अ ग्रेट वो स्टेप। वी डिड नॉट ओपन, वी स्टार्टेड ओपनिंग, एंड टिल दैट वी आर ओपनिंग आवर इकोनॉमी। क्या एग्जांपल है इसका? आज भी रिटेल में we are asking for, or not we are asking, we still haven't given 100% FDI. अब यहाँ पे ये वर्ड है कि क्लोजर इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को तुम समझे कि क्या होता है कि कंपनी आके फंक्शन कर सके। नाउ देयर आर टू वे टू बाय विच कंपनी विल कम टू योर कंट्री। अब दो वर्ड आता है, FDI और FII। इसको बताओ क्या होता है, व्हाट इज FDI एंड व्हाट इज FII? बहुत बेसिक्स में मरेंगे, वी विल बी डूइंग दिस, मतलब ऐसे इसके पार्ट्स में हम लोग डिटेल में भी अलग अलग बात करेंगे, बट अभी आई एम ट्राइंग टू गिव यू द स्ट्रक्चर विथ व्हिच यू विल बी लर्निंग इकोनॉमिक्स इवन बाय योरसेल्फ। FDI क्या होता है बताओ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, मतलब ये तो फुल फॉर्म हुआ ना।
एफडीआई और एफआईआई का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एनीवन? मनीगेश तुम बताओ। चलो मैं बताता हूँ। तो एफडीआई और एफआईआई दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। एक को हम डायरेक्ट, एक को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस दिस आई डजंट मीन इनडायरेक्ट, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। इसका एग्जांपल ऐसे समझो कि जब कोई एक कंपनी आपके कंट्री में मैनेजमेंट राइट के साथ इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, मैनेजमेंट राइट के साथ में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे हुंडई की कार कंपनी, अब वो आपके कंट्री में आने पे दे कैन टेक देयर डिसीजंस कि हम प्लांट कहाँ बैठाएं, हम शोरूम्स कहाँ खोलें, किस स्टेट में पहले बेचें, किस स्टेट में बाद में बेचें, कौन कौन सी मॉडल लॉन्च करें, ये डिसीजन कंपनी का होता है। तो जब कंपनी मैनेजमेंट राइट्स के साथ, ये एक अच्छा वर्ड है जो तुमको याद रखना है, मैनेजमेंट राइट्स के साथ इन्वेस्ट करती है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने लोग को भेजे आप इंडियन उसमें, मतलब एम्प्लॉयज के साथ भी, बट उनकी अपनी मैनेजमेंट राइट्स होगी, और तब हम उसको एफडीआई बोलेंगे। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कि रिलायंस कंपनी ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का वो बनाया, जो कि मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट तक की मेट्रो लाइन थी। अब उसके लिए बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो बाहर की कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया, बट देयर वाज नो डिसीजन मेकिंग रोल, देयर वाज नो डिसीजन मेकिंग रोल गिवन टू दोज कंपनी। स्टेशन कहाँ बनेंगे, है ना, कितनी वो होगी, फी होगी, कैसे एम्प्लॉय हायर किए जाएंगे, क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें जो थी वो इन हाउस थी। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम एफआईआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इंस्टीट्यूशन मतलब कि शेयर्स, इंडेक्स, इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जब हम ओपन कर रहे थे, तो नरसिम्हा राव, सॉरी, जो आपके मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, he did not open 100% फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे उन्होंने कार में तो 100% किया, बट विथ कैच कि 70% ऑटो स्पेयर पार्ट्स जो है आपके, वो इंडिया में बनने चाहिए या इंडियन कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। एक्चुअली ही अलाउड अ कार कंपनी टू कम एंड function in Indian environment, but he also gave scope for Indian company to flourish in auto market by making auto spare parts. तो उसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारी कंपनी जो तब स्टार्ट हुई, विच वे प्रोवाइडिंग ऑटो स्पेयर्स, आज वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं। इसी तरीके से बाइक्स में उन्होंने, बाइक या मोटरसाइकिल में ही डिड नॉट गिव 100% एफडीआई टू एनी कंपनी। उन्होंने बोला 20%, यानी 20% का कैप है, यानी कि एक फॉरेन कंपनी जो है 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है इंडियन उसमें। यानी कि अगर उस समय तुम देखोगे कावासाकी, बजाज, इस तरह से कई कंपनी बनी थी, जिसमें फॉरेन कंपनी जो है सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट करेगी, 80% के लिए उनको किसी ना किसी इंडियन कंपनी को रेडी करना पड़ेगा। एंड हीरो होंडा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स। और फिर इसको फेज वाइज उन्होंने बढ़ाया, बाद में ही मेड 40%। तो अब या तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉरेन कंपनी है, दे में इंक्रीज और इम्प्रोवाइज देयर इन्वेस्टमेंट, और नई कंपनी भी आ सकती है। फिर उन्होंने 60, एंड फाइनली इन 2005 मोटरसाइकिल में ये 100% इन्वेस्टमेंट आया। तभी देखोगे कि होंडा एज एन बाइक कंपनी, दे स्टार्टेड देयर कंपनी इन 2005 फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो पॉइंट ये है कि ओपन नहीं, ओपन नहीं थे हम लोग,
and we did not open our economy. We started opening our economy, and till late we are opening our economy. अब तो मैं एक और बात बताऊं कि जैसे जब रिटेल की 100% की बात हो रही थी कि तो जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर थे, व्हेन ही ब्रॉट द बिल एंड ही सेड कि 100% रिटेल हम देंगे, तभी वो हल्ला हो रहा था कि वॉलमार्ट इंडिया में आएगा. देयर वाज अ कैच इन दैट आल्सो कि वॉलमार्ट विल नॉट या विल सेंड 70% of their product which are being produced in India only. तो वो एक अच्छा स्टेप होता मेरे हिसाब से, बट बीजेपी एज एन ऑपोजिशन दे स्टैंड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बिल. उन्हें लगा कि इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा बिकॉज बिजनेस क्लास है जो भी है वो इसके अगेंस्ट होगी. बट अल्टीमेटली अगर एक एज एन इकोनॉमिस्ट देखा जाए तो दैट पॉलिसी वाज फार बेटर कि अब तक नहीं दिया गया 100% रिटेल. उस समय इतना ज्यादा वो आ चुका था कि कई जगह पे तो पार्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो चुकी थी वॉलमार्ट की तरफ से, एंड देयर वाज अ सब्सिडरी कंपनी व्हिच वाज जो पायलट की तरह प्रोजेक्ट की तरह था, वो भी ओपन हो चुका था. एनीवे मतलब पॉइंट भी है कि वी आर स्टिल ओपनिंग, और ये दोनों वर्ड्स आपको पढ़ना है. ठीक है, अभी तो ये हो गया कि ओवरऑल ये. अब कंपोनेंट की बात करेंगे हम, एंड मेजरमेंट की बात करेंगे सबसे पहले. तो इकोनॉमी को मेजर करने के लिए बहुत फ्रीक्वेंट टर्म जो आप लोग यूज करते हो वो क्या है? जीडीपी. और इसी का अल्टरनेट एक टर्म होता है जीएनपी. अब इसमें हम फिर से बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे. बुक्स में आपके दिए हुए हैं, जो जीके बुक आपको दिया हुआ है उसमें भी बताया हुआ है, और प्रताप सर भी अपनी क्लास में बताएंगे. बट जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. कि आप में से किसी को पता है क्या जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस? अनन्या तुम बताओ. नहीं, या टाइप कर रहा हूँ. देखो, जीडीपी होता है ज्योग्राफी के अंदर, जैसे ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी है, इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शंस हुई. ठीक है, हालांकि तुम लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग लास्ट प्रोडक्ट के प्रोडक्ट वैल्यू पे काउंट करते हैं, जैसे जो चीज जहां कंज्यूम हो रही है कंज्यूमशन पॉइंट पे, तो जितना प्रोडक्शन होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इवन इफ इट इज डन बाय फॉरेन प्लेयर और फॉरेन नेशनल्स, उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे. जीएनपी होता है कि जो इंडियन पॉपुलेशन जो प्रोडक्शन करती है उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं, इवन इफ दे आर डूइंग इट इन ए फॉरेन लैंड. तो अब पहले जो फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स थे ना, वो उस टाइम पे जीएनपी वाज द बेसिस ऑफ प्लानिंग. तो उस समय ये ठीक था. क्यों? क्योंकि बाहर के प्लेयर्स नहीं थे इंडिया में ज्यादा, एंड इंडियंस भी बहुत ज्यादा बाहर में नहीं थे. तो हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से जीएनपी कैलकुलेट करते थे, और उसी को यूज करते थे टू प्लान. लेटर व्हाट हैपेंड कि लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट भी होने लगे, फिर बाहर की कंपनी भी आने लगी. ठीक है, तो वैसे केसेस में जीडीपी वाज ट्रू मेजर. ठीक है, एक तो ये चीज है. बाकी आप जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है वो तो आप पढ़ोगे. बट जीडीपी के साथ एक सबसे बड़ी बात आती है कि व्हेनेवर समवन विल आस्क जीडीपी, नाउ जीडीपी हैज टू टाइप्स, नॉमिनल एंड पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी पे जीडीपी. अब अगर तुम इंडिया का जीडीपी देखोगे तो नॉमिनल कितना 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी. 3 या 4 कितना है जो भी, यू कैन जस्ट चेक, क्योंकि डेटा वाली क्लास ये नहीं है तो डेटा पे हम कोई बात नहीं करें. परचेजिंग पावर पैरिटी में ये करीब 11-12 होगी. तो क्या डिफरेंस है नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी में? नॉमिनल है कि अमेरिकन डॉलर के वैल्यू के हिसाब से कितना जीडीपी हम वो जनरेट करते हैं. परचेजिंग पावर पैरिटी है कि जितना डॉलर ये है उससे हम इंडिया में परचेजिंग पावर हमारी कितने वैल्यू के बराबर है. तो उसके हिसाब से तुम देखोगे कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो
कंट्री जहाँ पे महंगाई महंगाई मत कहो, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड्स कम है या प्रोसेस्ड फूड का कल्चर कम है, थिंग्स आर इजिली अवेलेबल, वैसे सब जगहों पे नॉमिनल और पीपीपी में बहुत वास्ट डिफरेंस मिलता है। यही अगर तुम जर्मनी का जीडीपी देखोगे, अभी गूगल है तुम्हारे पास, विकिपीडिया पेज है, तुम जाके देख सकते हो, तो विल सी कि अगर जर्मनी का अगर 5 समथिंग अगर नॉमिनल है तो 6 समथिंग इनका पीपीपी होगा। अब तो जितनी चीजें मैंने समझाई उससे मुझे बताओ कि अगर यूएसए का जीडीपी नॉमिनल अगर मान लो 100 समथिंग, या चलो एक्स एक्स ट्रिलियन डॉलर है अगर नॉमिनल, तो उनका पीपीपी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए परचेजिंग पावर पैरिटी पे उनका कितना होना चाहिए? इससे मुझे ये पता चलेगा कि तुम लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो कि नहीं। गिव मी द आंसर, कोई भी। Sir, should it be higher? नहीं, इट शुड बी सेम, Okay. क्योंकि हम परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के, यूएस के खरीदारी के कंसेंस में ही बात कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए पहले तुम्हें बताया कि इवन जर्मनी इज अ डेवलप्ड कंट्री, जर्मनी में भी थोड़ा ज्यादा है, बट जर्मनी इज नॉट फॉलोइंग डॉलर, उनका उधर यूरोपियन वो है। यूएस का तुम देखोगे ना, अगर विकिपीडिया पेज देखोगे, तो यूएस का जितना नॉमिनल जीडीपी दिखाएगा उतना ही उनका परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी दिखाएगा, और जितना डेवलप्ड कंट्री है उतना क्लोज होगा, इनके बीच का डिफरेंस कम होगा, और अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज वो डिफरेंस बड़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है परचेजिंग पावर जीडीपी, और इसको भी आपको समझना है। ठीक है, फिर आप बात आती है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो अब इकोनॉमी के पार्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि हम खेती भी कर रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं, हम जूते भी बना रहे हैं, कलम भी बना रहे हैं, हम ट्रेवल भी करा रहे हैं, टूरिज्म भी है, बस भी चला रहे हैं। तो हाउ टू स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, तो उसके लिए हमने बनाया एक सिंपल सा मतलब हमने डिवाइड किया इकोनॉमी को 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका डिवीजन जो है बहुत सिंपल तरीके से किया गया कि जो भी चीज हम रॉ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, है ना, जहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं है, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग, या फिर हम बिना प्रोसेस्ड कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन सबको हमने प्राइमरी सेक्टर में डाला। ठीक है, फिशरी या एनिमल हस्बेंड्री, ये सबको प्राइमरी सेक्टर में डाला। जो भी हम प्राइमरी से निकलता हुआ जो मटेरियल है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, वी आर मेकिंग प्रोडक्ट विच इज बेस्ड ऑन सम टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, और उससे उसके प्राइस डिफरेंस में बड़ा चेंज आ जाता है, तो उसको हमने सेकेंडरी में डाला। तो मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह से डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स पे ये सब सेकेंडरी में आ गए। एंड फिर उसके ऊपर भी वेयर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट्स या ह्यूमन एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, उसको हमने सर्विस सेक्टर, ठीक है, इसको आप एग्रीकल्चर एक ब्रॉड अगर बोल देखोगे तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो उसको हमने सर्विस सेक्टर में डाला। अब बात आती है कि इनमें से, अब समझने वाली जो बात है जो तुम्हें पढ़ना है अब आगे चल के, कि इनमें से कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इन योर ओवरऑल जीडीपी, जो ओवरऑल जीडीपी, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अब ये दोनों चीज को साथ में तुम्हें पढ़ना है। तो एक जेनरिक आइडिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम्हें समझना है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है
वो भी देखना है, एंड परसेंटेज ऑफ पीपल रिलाइंग ऑन दिस सेक्टर, ये आपको समझना है। तो जीडीपी के मामले में एक लमसम डेटा ये है कि 21% के आसपास प्राइमरी सेक्टर है ना, 16 to 19% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर, एंड 56 to 60% के अराउंड में टर्शियरी सेक्टर, है ना। ये हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि सेकेंडरी जो है वो भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट इंडिया में वो कम है। और ऐसे इवन ग्रोथ रेट भी देखा जाए तो सेकेंडरी का तो कई बार नेगेटिव ग्रोथ रहा है। तो भले ही कंट्रीब्यूशन 16-18% है, बट ओवरऑल ग्रोथ नेगेटिव रही है कई कई सालों में। तो इस पे भी हम बात करेंगे, बट अगर तुम परसेंटेज ऑफ पीपल रिलाइंग ऑन सेक्टर्स की बात करोगे तो अराउंड 56% और 60% जो है पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे रिलाई करता है, एंड ये दोनों फिर कम कम बहुत ज्यादा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द परसेंटेज वैल्यू, तो मैं नहीं लिखूंगा अभी यहाँ पे। अब प्रॉब्लम कैसे आई कि ये सिर्फ 21% जीडीपी प्रोड्यूस करता है, जीडीपी का परसेंटेज, but people who are relying on these 21% are 60% of the entire population, and this is the greatest reason of inequality. तो अब जैसे हम क्या करते हैं, कई बार इनइक्वलिटी को हम सिर्फ इससे देखते हैं कि रिलायंस वाले बहुत कमा रहे हैं, अदानी बहुत कमा रहे हैं, या बिजनेसमैन बहुत कमा रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट वन वे टू सी, और इनफैक्ट गवर्नमेंट कैन नॉट सी इन दैट टर्म इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में आप 10-20-100 बिजनेसमैन की बात हटाओ, फर्स्ट यू नीड टू सी कि जो पॉपुलेशन है उसकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए कि उसके बेसिक नीड्स या फिर उसके जो प्रोसेस नीड्स हैं वो भी, लग्जरी नीड्स भी वो फुलफिल हो सके। तो अब एग्रीकल्चर के इतने कम आउटपुट पे अगर इतने ज्यादा लोग रिलाई करेंगे तो कैसे होगा। तो अब ये तो तुम्हें समझना है ही, और तुम्हें ये भी समझना है कि जैसे प्राइमरी में भी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग मोस्ट, किससे हमें सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी सबसे ज्यादा क्या है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा क्या है, या फिर माइनिंग में हम सबसे ज्यादा क्या निकाल रहे हैं, उसके डेटा के साथ आपको ये समझना है। सेकेंडरी में हम डिफरेंट टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम ज्यादा बना रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन में हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टीडीपी में, ये आपको समझना है। दैट वी विल बी लर्निंग इन अदर क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक कोर आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हाउ डू वी सी इकोनॉमिक्स एंड हाउ डू वी रीड इकोनॉमिक्स। तो जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्राइमरी सेक्टर है, तो आपसे एक बहुत फेयर सा सवाल होता है कि विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और एग्रीकल्चर, नॉट सर्विस, सर्विस तो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, किस चीज की खेती या एग्रीकल्चर का कौन सा सब एग्रीकल्चर जो फसल है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी। इवन इन प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, किस चीज की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी में भी सबसे ज्यादा क्या है, तो अभी जैसे ऊपर ऊपर से सबको पता होता है कि आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, बट वो कितना परसेंट है, नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है सबसे ज्यादा, फिर कौन सा है। तो फिर उसके बाद मतलब आईटी के बाद तो ट्रेवल है कि हॉस्पिटलिटी है, तो ये आपको परसेंटेज वाइज डेटा वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बट समस्या वाली जो बात बता रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि ये जो 60% लोग हैं जिसको हम लोग किसान या फिर पीपल रिलाइंग ऑन प्राइमरी सोर्सेस, अब चूंकि टर्शियरी का ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन जो ह्यूमन वो होता है क्या बोलते हैं इवोल्यूशन होता है, वो प्राइमरी से टर्शियरी इज वेरी डिफिकल्ट। तो वंस इन अ वाइल आप कहानी जो सुनते हो कि एक किसान का बेटा पढ़ के डॉक्टर बन गया, एक किसान का बेटा पढ़ के इंजीनियर बन गया, इस चेंज को हम लोग इसमें नहीं कंसिडर करेंगे। दे आर एक्सट्रीम, समझे, वो वंस इन अ वाइल स्टोरी है। अगर आप उसको परसेंटेज में देखोगे तो बहुत ही लिटिल परसेंटेज इज देयर वो जो प्राइमरी से टर्शियरी में शिफ्ट हो पाते हैं। ऐसे तो हम लोग
की जो पॉजिटिव लर्निंग या पॉजिटिव रीडिंग की जो हैबिट है, इट एक्चुअली फोर्सेस अस टू रीड ओनली दोज स्टोरीज जहाँ पे ऐसा होता दिखता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट कि आवर एक population which is relying on primary cannot be easily shifted to tertiary. उनका जो सेकेंड मूवमेंट है वो सेकेंडरी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, ऐसी स्किल्स निकालनी पड़ेगी जिससे आप, जिसकी नीड यहाँ है। बट सेकेंडरी के लिए कम स्किल्स से आप यहाँ जा सकते हो, कपड़ा बुनना सीख लिया, फैक्ट्री में काम करना सीख लिया, ठीक है, थोड़ी टूल मैकेनिज्म ये सब सीख लिया, तो जो आईटीआई वगैरह वाला होता है वो सीख लिया, तो वहां से आप सेकेंडरी में मूव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ सेकेंडरी में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो जो यहाँ के लोग हैं दे आर ट्रैप्ड, द पीपल हु आर इन प्राइमरी सेक्टर आर ट्रैप्ड टू बी देयर ओनली। ठीक है, तो हम तो ये बोल देते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो होगा क्या, बट दे आर ट्रैप्ड, दे कैन नॉट जस्ट रीड कि अचानक से पढ़ के इंजीनियर बन जाएंगे, है ना, या डॉक्टर बन जाएंगे या एमबीए कर लेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी इतनी वाइड स्प्रेड नहीं है, या फिर एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है कि आप किस इन्वायरमेंट में हो। सो सो इट्स वेरी इजी परसेंटेज दैट यू कैन चेक कि जिनके पेरेंट्स पढ़े होते हैं उनके बच्चों के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और परसेंटेज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ये ट्रैप्स है, इसकी वजह से एक सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है, जिसको हम लोग डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वेयर एक, जैसे एक ही खेत पे पहले एक आदमी कमाता था, अब 4 लोग उसी पे रिलाई करते हैं, फिर मतलब कई लोग जो है उनके पास टाइम खाली रहता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और कई तरह की इस तरह की चीजें आती हैं। तो आपको ये मूवमेंट भी आपको पढ़ना है, और फिर यहाँ से बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट को समझना हर सेक्टर के। ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक लाइवलीहुड और दूसरा जॉब। ठीक है, लाइवलीहुड में क्या होता है कि वी डोंट सी लाइवलीहुड एज जॉब ओनली, हालांकि जॉब भी कई लोगों के लिए लाइवलीहुड का ही है, बट लाइवलीहुड इज प्लेन एज कि with what you are getting your basic needs, क्या एक्टिविटी करके। तो जैसे मान लो कि कोई जंगल से घास छील के लाता है और गांव में जाके बेचता है मवेशी के लिए, तो उनका लाइवलीहुड है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज नॉट अ जॉब, इट्स लाइवलीहुड। और अगर कोई आदमी जाके, जैसे एक पूरा कम्युनिटी है, वो जाके एक फैक्ट्री में काम करता है, तो वहाँ की लाइवलीहुड वो है। तो जॉब होने के साथ साथ, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को कि हर सेक्टर में, अब थोड़ा जॉब के साथ क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी ये सब भी आपको समझना पड़ेगा कि किसको हम जॉब बोलते हैं, है ना, कौन सी जॉब को एज अ जॉब डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको यहाँ पे। फिर आपको पढ़ना है कि जैसे ये तो हुआ कि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कंज्यूमशन। ठीक है, एंड प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या आता है, मार्केट। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ बिग गैप, कि हम कई बार कुछ प्रोड्यूस कर लें, इट माइट नॉट बी कंज्यूम्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज is being divided into what kind of market it is being operated. तो जैसे आप देखोगे कि we have divided product markets in different category, जैसे हम बोलते हैं मोनोपोली, फिर हम बोलते हैं डुओपोली, फिर हम बोलते हैं ओलिगोपोली, फिर हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, फिर हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक।
तो अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारी लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम प्रोडक्ट को या सर्विस को हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस मार्केट से बिलोंग करता है एंड इज देयर एनी शिफ्ट और नॉट। तो अब कई सारे लोगों को मोनोपोलिस्टिक जो है ना मोनोपोली की तरह दिखता है, इनके डिफरेंसेस को भी समझना, ठीक है। इस पे हम लोग विल बी टेकिंग सम क्लास, बट जनरल आइडिया तो ये है कि मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि जहां पे एक कंपनी मैक्सिमम मार्केट स्पेस को कवर करती है, 60 to 70% स्पेस को। ऐसा नहीं है कि 100%। डुओपोली जहाँ पे दो कंपनी करती है ना, जैसे कोक और पेप्सी जो है वो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में डुओपोली की तरह काम। ओलिगोपोली जहाँ पे कुछ कंपनी मिलके सारे मार्केट्स को कवर करती है, जैसे मोबाइल या लैपटॉप, ये सब मार्केट जो है वो ओलिगोपोली में काउंट। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि बहुत सारे वो हैं कंपनीज हैं एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स विच हैज गॉट नो डिफरेंस, है ना, वैसे को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक इज अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के लिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या कंपनीज हैं, बट उनकी ब्रांडिंग और उनकी इमेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ बिग फैक्टर अबाउट देयर एग्जिस्टेंस। तो पर्टिकुलर उसमें वो मोनोपोली क्रिएट करके वहां एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे कोई कपड़े की कंपनी आई, ब्रांडेड कपड़े की कंपनी कोई आई एंड दे जस्ट फोकस्ड ऑन ट्रिपल एक्सल साइज पे हम कपड़ा बनाएंगे। तो ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड दे वांटेड टू क्रिएट अ मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग इन दैट। ऐसे सब चीजों को हम लोग मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। अब ये तो हुआ सिर्फ नंबर ऑफ कंपटीशन के आधार पे। इसी चीज को फिर हमें पढ़ना पड़ेगा एंट्री बैरियर, एग्जिट के हिसाब से, डायनामिज्म के हिसाब से। तो ऐसे करके हमें मार्केट्स की स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे हमारा मार्केट रन करता है। एंड देन हम पढ़ेंगे और हमें पढ़ना है बैंकिंग का रोल, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि बैंकिंग और गवर्नमेंट के की एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। तो ये जो पूरी, इसका मैं फोटो भेज दूंगा तुम्हें एंड ऑफ कोर्स द डॉक, गूगल डॉक जो हम आपसे शेयर करेंगे उसमें ये सारी चीजें होंगी। तो इस तरीके से हमें अभी जो मैंने एक स्केलेटन सा दिया तुम्हें, इस पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। तो टेक एनी बुक, टेक एनी यूट्यूब चैनल, और आप ऐसी ऐसी चीजों को जो क्वेश्चंस मैंने पुट किए, ट्राई टू फाइंड द डेटा और उनकी एनालिसिस एंड देन पुट दोज इंफॉर्मेशन इन दिस स्केलेटन। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एज एन स्टूडेंट, एज एन इकोनॉमिक्स, एज एन जनरल नॉलेज हमें कितना और क्यों पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज नीडेड फॉर माय एग्जाम एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हमारा आज